पार्ट डी, इन्वायरमेंटल कंडीशन फॉर ग्रोइंग ऑफ बटन मशरूम। बटन मशरूम को उगने के लिए जो पर्यावरण चाहिए, जो परिवेश चाहिए, वो क्या क्या है, उसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। लगभग 15 पॉइंट्स है, इसमें हम लोग बात करेंगे इन्वायरमेंटल कंडीशंस के बारे में कि बटन मशरूम को स्पॉनिंग करने के समय जब आप बीज रोपण करते हैं उस समय से लेकर करके उसका माल जब तक निकलता है 70 दिन, तब तक उसको किस तरीक़ा से उसका देखभाल करना है, कैसा उसका परिवेश होना चाहिए, कैसा माहौल होना चाहिए, इस संदर्भ में हम लोग 15 पॉइंट पे आज बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहला है रूम टेम्परेचर कंट्रोल। रूम का जो टेम्परेचर है उसको आपको कंट्रोल करके रखना पड़ेगा स्पॉनर के पास 16 से 18 डिग्री के बीच में। दूसरा नंबर है ह्यूमिडिटी मैनेजमेंट। ह्यूमिडिटी कम से कम 80 से 90% ह्यूमिडिटी होना चाहिए थ्रू आउट दी ग्रोथ। जब से स्पॉनिंग किए तब से लेकर के आखिरी तक 80 से 90% नमीपन, मॉइस्ट होना चाहिए रूम में। 3 नंबर पे आता है CO2 लेवल ड्यूरिंग स्पॉन रन। CO2 यानी कार्बन का जो लेवल है स्पॉन रन के समय में, जब आप बीज रोपण करते हैं उसके बाद से 12 से 15 दिन जो स्पॉन रन होता है, उन लोग का जो वेजिटेटिव स्टेज होता है उसमें वो लोग फैलते हैं, तो उस समय जो है कार्बन 5000 ppm होना चाहिए। कार्बन नापने का मशीन भी मिलता है, अमेजॉन में भी उपलब्ध है, हैंड हेल्ड है, आप हाथ में इसको बहुत छोटा सा है, उससे आप कार्बन के बारे में पता लगा सकते हैं कि आपका जो केसिंग सॉइल है या कंपोस्ट है या रूम है उसमें कार्बन का क्या पोजीशन है। तो कार्बन आपका जो है जब स्पॉन रन होगा तो 5000 ppm होना चाहिए। उसके बाद में 4 नंबर आता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का लेवल कितना होगा जब माल निकलना शुरू करेगा, जब मशरूम निकलना शुरू करेगा, जब वेजिटेटिव से वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में आएगा और आने के बाद में जब पीन हेड निकल करके माल जब निकलेगा, उस वक्त में जो कार्बन का जो पोजीशन है वो मात्र होना चाहिए 800 से 1200 ppm, क्योंकि जब फ्रूटिंग पीन हेड निकलता है तो ऑक्सीजन फ्रेश एयर जो है उसका मात्रा उसको ज़्यादा चाहिए, उससे पहले कार्बन का मात्रा ज़्यादा रहता है। और एयर एक्सचेंज मतलब आपका बैग में जो एक क्रिया चल, तो एक गर्मी एक तापमान तो निकलता ही होगा ना, उसको तो आपको रिलीज़ करना पड़ेगा, तो वो ज़रूरी है। तो 5वां नंबर आपका हो गया फ्रेश एयर एक्सचेंज, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था कि आपको 4 से 6 फ्रेश एयर एक्सचेंज हर घंटा देना पड़ेगा, समझ रहे हैं? 4 से 6 फ्रेश एयर का एक्सचेंज होना चाहिए प्रति घंटा, यानी CO2 को आउट करना है, फ्रेश एयर को इन करना है। तो 4 से 6 बार हवा का निकासी और अंदर प्रवेश करना घंटा में होना चाहिए। ये तो हो गया आपका 5वां नंबर। उसके बाद में 6ठा नंबर है लाइट एक्सपोजर। बहुत ही लो डेंसिटी का लाइट चाहिए, 50 लक्स यानी कि समझ लीजिए 20 वाट का ट्यूबलाइट, LED ट्यूबलाइट जो है 20-25 वाट का, 50, तो आपको बड़ा रूम होगा तो सब जगह उसको लगाना पड़ेगा। एक वो लाइट उसको डेली चाहिए 10 से 12 घंटा, हल्का हल्का लाइट ही चाहिए। मून लाइट जैसा अगर होगा तो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मून लाइट में ये लोग ज़्यादा फलते हैं और मशरूम जो है हर 24 घंटा में साइज़ में डबल हो जाता है, जब तक वो फुली मैच्योर्ड नहीं हो जाता है तोड़ने के लिए।
तो हम लोग लाइट एक्सपोजर का बात करें तो छठा नंबर जो है वो 50 लक्स 20 से 25 वाट का ट्यूबलाइट होना चाहिए। 10 से 12 घंटा रोजाना आपको देना पड़ेगा जब आप उसके ऊपर में केसिंग सॉइल देंगे उस वक्त से। उसके बाद में 7वां नंबर जो है वो है वेंटिलेशन सिस्टम। आपका जो रूम है उसमें प्रॉपर तरीका से हवा अंदर टालने के लिए पंखा हो, हवा निकालने के लिए एग्जॉस्ट फैन हो, तरीका से होना चाहिए और वो लोग काम करना चाहिए। वेंटिलेशन सिस्टम अच्छा रहना चाहिए। ज़्यादा गैस बनेगा, ज़्यादा दूसरा गैस बनेगा तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है आपका फलन में। तो हम लोग 7 नंबर वेंटिलेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे कि वेंटिलेटर जो है हवा निकलने का निकासी का जो जगह होता है वेंटिलेटर, आपने देखा होगा रूम में खिड़की जैसा बना रहता है, छोटा छोटा थोड़ा टेपर करके बना रहता है, तो वेंटिलेशन सिस्टम आपका अच्छा होना चाहिए। 8वां नंबर है फ्लोर क्लीनिनेस। हमेशा आपका जो रूम है ग्रोइंग रूम हमेशा साफ, कहीं पानी जमा हुआ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, स्टाफ काम कर रहा है तो कुछ थूक दिया वहाँ पे, गुटखा खा के फेंक दिया, सिगरेट पी के फेंक दिया, सिगरेट पी रहा है रूम के अंदर, ये सब नहीं चलेगा। आपको रूम को ऑपरेशन थिएटर के जैसा रखना पड़ेगा और साफ सुथरा रखना पड़ेगा, नीट एंड क्लीन एंड टाइडी, हाईली हाइजीनिक एंड सैनिटाइज्ड जो भी ग्रोइंग रूम है। ये चीज़ आपको बहुत दिमाग में ख्याल रखना चाहिए। ये 8वां नंबर है। 9वां नंबर है कंडेंस कंट्रोल। ज़्यादा पानी का बूंद आपका छत पर ऐसे सटा हुआ है, बूंद बूंद आप देखते हो, कभी भी आपने देखा होगा कि पानी ऐसे लकड़ी के ऊपर या कोई भी सरफेस के ऊपर में ऐसे बूंद 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 करके जमा हुआ है, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। एक्सेसिव वाटर ड्रॉपलेट फॉर्मिंग जो है सीलिंग पर, उसका जो बैग है या अपने सेल्फ में बना रखा है उगाने लिए, तो उसके ऊपर वाला जो छत्ता है उसका जो सीलिंग है उसमें पानी का ड्रॉपलेट नहीं जमना चाहिए। ये डेंजर, इससे बीमारी हो सकता है, नाना रकम का समस्या आ सकता है, तो ये चीज़ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वां नंबर है वॉल रूफ इंसुलेशन। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन का जो समस्या होता है वो पुअर इंसुलेशन के चलते होता है। आपको देखना पड़ेगा कितना थिकनेस आपका पैनल का होना चाहिए। जैसे आपने फ्रिज अगर कभी देखा होगा, फ्रिज का डोर अगर टूटा हुआ कहीं पर कोई फ्रिज रिपेयरिंग जगह में देखिएगा, उसके अंदर में एक इंसुलेटेड एक थिक पैड जैसा रहता है, ठीक है। तो वो सब जो है आपको सील और रूप में लगाना पड़ेगा ताकि आपका रूम का जो है तापमान एक नियंत्रण स्थिति में बना रहे, फ्लक्चुएट ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मशरूम में 2 से 4 डिग्री फ्लक्चुएशन होना शुरू होगा तो वो लोग का प्रोसेस स्लो होगा और लास्ट में हो सकता है वो लोग डॉर्मेंट हो जाएगा, चुपचाप बैठ जाएगा, फिर उसका माहौल उसके तरीका का होगा तो वो फिर काम करना शुरू कर देगा, उससे आपका टाइम किल होगा। तो आपको इंसुलेशन का जो है प्रक्रिया जो है वॉल और रूफ का, दीवार और छत का, वो सही तरीका से होना चाहिए ताकि ठंडा अंदर में बांध के रखा जा सके फ्रिज के जैसे। उसके बाद आपको यूवी डिसइंफेक्शन लाइट या हेपा फैन, हेपा फिल्टर फैन लगाना होगा। इसका कारण है कि आपका जो हवा से जो भी कॉन्टिमिनेशन, कोई भी समस्या उत्पन्न होता है, किसी तरीका का इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो वो नहीं होगा। हेपा फैन का यही काम है कि आप जैसे आप बाहर से आए, आप हेपा फैन के नीचे से गुजरिएगा तो आप देखिएगा आपका चेहरा जितना भी बॉडी में बैक्टीरिया, वायरस, जो भी कुछ था सटा हुआ आपके, वो सब टांग देता है। वो अंदर में कुछ परिवेश रूम में नहीं करने देगा गलत चीज़ को, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आप हेपा फैन लगाते हैं और यूवी डिसइंफेक्टेंट सिस्टम लगाते हैं, यूवी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन सिस्टम, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, आपको
एयरबॉर्न जो डिसीज़ जो है वो आपको नहीं होगा। 11 नंबर जो मैं हम लोग बात कर रहे थे कि हवा के द्वारा कोई भी समस्या उत्पन्न होता है, खाद में, बीज में, केसिंग सॉइल में, प्रोसेस में, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम में आपको हेपा फैन का बहुत 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 ज़रूरत पड़ेगा। और अल्ट्रा वायलेट डिटेक्शन जो करता है, अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन, अल्ट्रा वायलेट से जो किया था, अगर ये दोनों रहेगा तो आप पूरा रूम में उसको एक बार चला दीजिएगा। हेपा फैन तो फिक्स रहेगा, जो अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन है उसको प्रति बैग तो सब तरीका का आपका समस्या से समाधान कर देगा। ये तो हो गया 11 नंबर। 12 नंबर है पानी का क्वालिटी, बहुत महत्वपूर्ण। कोई भी मशरूम के लिए यहाँ तो हम लोग बटन मशरूम का बात कर रहे हैं, कोई भी मशरूम के लिए पानी जो है उसका क्वालिटी चेक करना बहुत जरूरी है। उसका पीएच बैलेंस, उसका हार्डनेस, उसके अंदर में माइक्रोबियल कंटेंट्स क्या है, किस तरीका का उसके अंदर प्राणी पल रहा है, सही है कि नहीं मशरूम के लिए। ये वाटर क्वालिटी टेस्ट में पता चलेगा कि पीएच बैलेंस कितना है, हार्डनेस कितना है, माइक्रोबियल कंटेंट इसके अंदर कितना है पानी के अंदर, जो कि आपका मशरूम के उगाने के लिए काम करेगा। ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं तो उसका शॉर्ट तरीका है, सूती का कपड़ा या मार्किन का कपड़ा लेकर करके उसको 8 फोल्ड कर करके 8 लेयर बना करके उसको जो जगह से पानी पाइप से या नल से जहाँ से भी आप ले रहे वहाँ पर उसको बांध दीजिए। वहाँ से जो पानी आएगा वो पूरा फिल्टर करते हुए आएगा, गंदा सब अंदर जम जाएगा, फिर उसको साफ़ कर दीजिए, फिर यूज़ कीजिए। तो आप ऐसे भी पानी को यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि बहुत तरीक़ा का समस्या, अंडा वगैरह जो होता है वो केमिकल देने से भी प्रोसेस में भी नहीं मरता, क्योंकि अंडा के अंदर में एक सेल है, एक सेल के अंदर में कोई प्राणी है, तो उसका कुछ नहीं होता है। तो ये सब चीज़ जो है पानी का क्वालिटी टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसका हार्डनेस, उसका पीएच बैलेंस, उसमें यूवी डिसइंफेक्शन लाइट वो आपके पास, हेपा फैन, हेपा फिल्टर लगाइए तो एयर से जो भी समस्या आएगा आपका वो समस्या नहीं होगा। उसके बाद में 13 नंबर है मिस्टिंग सिस्टम फंक्शनैलिटी। जो पानी पटाने का तरीका है, जो मशरूम के रूम में जो पानी मिस्टिंग, मतलब एकदम पतला पानी फुहारा, एकदम पतला है, फॉगिंग नहीं होगा, धुआं का जैसा नहीं होगा, मिस्टिंग होगा। अपने फुहारा वगैरह में देखा, जो जेट फुहारा होता था, एकदम मतलब पतला पानी, एकदम आपने कभी भी कोई फाउंटेन के आसपास में देखा होगा, बहुत हल्का हल्का झटास टाइप का पानी पड़ता है, ठीक है। तो मिस्टिंग सही होना चाहिए। आपको देखना है कि आपका रूम में फॉगर भी लगा होना चाहिए और मिस्टिंग सिस्टम भी लगा होना चाहिए। तो फॉगिंग भी होना चाहिए, मिस्टिंग भी होना चाहिए, जिससे कि आपका ह्यूमिडिटी जो है रूम का, ग्रोइंग रूम का, बटन मशरूम का, आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। फॉगर लगाइएगा तो धुआं का जैसा पूरा रूम में आपका पानी हमेशा मॉइस्ट बना करके रखेगा। और मिस्टिंग सिस्टम जो लोकल उसका जिस बैग के पास में है उसका नोज़ल, उससे वो जगह पानी से तृप्त हो जाएगा, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा, मॉइस्ट बढ़ जाएगा। उसके बाद में आता है 4था नंबर है बायो सिक्योरिटी मेजर। बायो सिक्योरिटी मतलब उसके बचाव के लिए, जैसे बच्चा हम लोगों का होता है तो उसको हम लोग वैक्सीन देते हैं कि 2 महीना में ही देना है, 3 महीना में ही देना है, 6 महीना में ही देना है, 8 महीना में ही देना है, 10 महीना में ही देना है, 2 साल में ही देना है, 5 साल में ही देना है, 8 साल में ही देना है, 10 साल में ही ये सब वैक्सीन देना है, इसी बीमारी से बचाव होगा, ठीक है। तो उसको ही बोला जाता है बायो सिक्योरिटी। तो यहाँ पर हम लोग बायो सिक्योरिटी मेजर मशरूम का बचाव के लिए कि अच्छा फलन हो, किसी प्रकार का समस्या ना हो, कीड़ा मकोड़ा या किसी प्रकार का बीमारी, या बैक्टीरियल या फंगल या वायरल, कुछ भी XYZ कीड़ा मकोड़ा लग गया, ये सब समस्या नहीं आए, उसके लिए आपको बायो सिक्योरिटी मेजर लेना पड़ेगा। बायो सिक्योरिटी मेजर सबसे बड़ा आपका मैन हैंडल है, जो आपका वर्कर, आपका जो फार्म में काम कर रहा है वो है, उसको हमेशा आपको बता करके रखना पड़ेगा कि
कितना बार फार्म में घुसना है, कैसे घुसना है, साफ़ सफाई का पूरा 100% ख्याल रखना, सैनिटाइज होकर करके रूम के अंदर जाना है और हमेशा नहीं जाना है, ठीक है। और दूसरों को नहीं, जो नहीं जानता है मशरूम के संबंध में, उसको रूम में घुसने नहीं देना है। किसी कारणवश आपको घुसने भी देना है तो उसका पूरा डिसइंफेक्टेंट कर करके वो आदमी को स्प्रे से तभी इंटर करने दीजिए। हेपा फैन रहेगा तो हेपा फैन के नीचे उसको खड़ा कर दीजिए। मशरूम ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं खोजता है। शुरू में वेजिटेटिव स्टेज जो होता है स्पॉन रन के समय 12-15 दिन का, उस समय वो फैलता है उसका माइसीलियम, जो भी आप सब्सट्रैक्ट अपने दे रखा कंपोस्ट बनाया है वो फैलता है। उसके बाद वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में आता है। उस समय हम लोगों को केसिंग सॉइल का इस्तेमाल करना पड़ता है। केसिंग सॉइल से 10-12 दिन के बाद में फिर पीरियड में उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा, कार्बन कम होता है, ठीक है। तो साफ़ सफाई का ख्याल वर्कर लोगों का हाथ है, कपड़ा है, ठीक है, किस तरीक़ा से वो, क्या कोई नशा करता है तो हाथ धोता है कि नहीं, कुछ भी इधर उधर फेंक नहीं रहा है। ये सब चीज़ आपको उसका महत्व समझाना पड़ेगा कि साफ़ सफाई रखने से क्या महत्व होता है, एक मशरूम फार्म के लिए क्या ज़रूरत है। और लास्ट 15 नंबर है पेस्ट और डिसीज़ मैनेजमेंट। आपको मॉनिटर हमेशा करते रहना पड़ेगा। किसी प्रकार का कोई फतिंगी या छोटा मोटा कीड़ा, जिसको हम लोग माइट्स बोलते हैं, फ्लाइज, छोटा छोटा उड़ने वाला कीड़ा, काला काला कीड़ा, लार्वा हो गया, कॉप वेब हो गया, बैक्टीरियल ब्लॉच हो गया, टाटरिंग हो रहा है, ज़्यादा एसिडिटी हो गया, पीएच बैलेंस बिगड़ गया, नाना रकम का समस्या हो सकता है, जिससे कि आपको ये जानना जरूरी कि पेस्ट और डिसीज जो होता है उसका किस प्रकार से मैनेजमेंट करना है। तो दोस्तों ये हो गया हम लोगों का पार्ट डी, और एक बचा है पार्ट ई लास्ट, जिसमें कि हम मशरूम के संबंध में जो पैरामीटर्स है, टोटल 5 भाग में बांटा हुआ 60 पैरामीटर्स है, इसको फॉलो करना है। अगर आप बटन मशरूम क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम में उगा रहे हैं तो चलिए ठीक है जी।